हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ मेरे अपने चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे। मेरा नाम तान्या शर्मा है और आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की मोस्ट इंपॉर्टेंट पोम फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। आपको ये लेक्चर क्यों देखना चाहिए और ये लेक्चर बाकी के यूट्यूब लेक्चर से किस प्रकार अलग है, कैसे अलग है, ये मैं आपको बता दूं। ये लेक्चर वन शॉट है, ठीक है। ये लेक्चर मैं आपके बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए बना रही हूं। ये कोई नॉर्मल एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाने वाली हूं, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर एक एक चीज डिटेल में बताने वाली हूं, समरी देने वाली हूं, ठीक है। आपकी पोएटिक डिवाइसेस, जिसे हम लिटरेरी डिवाइसेस बोलते हैं, जो अधिकतर बच्चों को नहीं आती है ना, वो कराने वाली हूं। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी कराने वाली हूं, जिसमें थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको कराने वाली हूं। और ये भी मैं ट्राई करूंगी कि कम से कम समय में ये सारी चीजें इंक्लूड कर दूं। ये पोम बहुत ही ज्यादा छोटी है, मैं चाहती तो 10 मिनट की वीडियो बना के आपके लिए डाल देती, बट उसमें खाली इसका समरी होता, ये एक्सप्लेनेशन होता। बट अगर मैं आपके बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए बना रही हूं, तो मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा एक एक चीज के लिए इधर उधर धक्के खाए, एक एक चीज टाइप करे और जाए। मैं चाहती हूँ उसे एक ही वीडियो में सब मिल जाए। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको इस क्लास के बाद टेलीग्राम पे दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड तब आप लोग इसको याद भी कर सकते हो। सो प्लीज इस लेक्चर को एंड तक जरूर से देख लेना, चाहे आप लोग हिंदी माध्यम के बच्चे हो या इंग्लिश माध्यम के, दोनों के लिए ही ये लेक्चर बिल्कुल सही है। यानी कि आप सीबीएसई, यूपी, एमपी, राजस्थान किसी भी बोर्ड से हो, आप इस लेक्चर को देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के बच्चों तुरंत शुरू करते हैं फायर और आइस। इसके कवि कौन है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा जरूरी है दिमाग में रखना। कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उन्होंने इस कविता को लिखा है। एग्जाम में 1 मार्कर का क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको इसको पढ़ाते पढ़ाते साथ में ये भी बताऊंगी कि बोर्ड एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस मैंने बच्चों को कराए थे उसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम आए थे, है ना। ऑलमोस्ट क्वेश्चन के आंसर सेम थे। तो इसलिए जो भी मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको चैप्टर वाइज करा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको इकट्ठे भी एक वीडियो देने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो इसी चैनल पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब सबसे पहले यार इसको समझने की कोशिश करते चलना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता को लिखा है जिसका नाम है फायर एंड आइस। अब ये फायर और आइस दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। आग और पानी, बर्फ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बट इन दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल क्यों किया गया, इन दोनों को इकट्ठे यूज क्यों किया गया है? क्योंकि पोएट का यहाँ पे मानना है कि ये जो पूरी की पूरी दुनिया है, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है, ये एक ना एक दिन तो खत्म होना ही है। इस बात से तो एग्री करोगे ना कि ये जो वर्ल्ड है ये खत्म होना ही है। अब हमारा पोएट बोल रहा है कि ये जो वर्ल्ड है ना, नहीं तो ये भाई फायर से खत्म हो सकता है, नहीं तो आइस से खत्म हो सकता है। अब मैम इसका क्या मतलब है? बच्चों यहां पर पोएट ने इमोशंस के साथ तुलना करी है, कंपेयर किया है। यानी कि दो एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशंस यहां पर पोएट ने दिखाए हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखने हैं। फायर जो है वो हमारी डिजायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिजायर मतलब हमारी इच्छाएं, है ना, हमारी विशेस। जो इंसान, जो हम लोग हैं आजकल इतने लालची हो गए हैं इंसान। सावधान इंडिया देखते हो, है ना, क्राइम पेट्रोल देखते हो? तो मेरा तो पूरा बचपन यही देखते हुए बीता। मेरी मासी देखती थी दोपहर में बैठ के, हम भी स्कूल से आके बैठ जाते थे देख रहे। तो पॉइंट ये है कि भाई इंसान लूट रहा है, इंसान भाई को मार रहा है ना, अपने खुद के घर वालों को मार रहा है। चीजें हो रही हैं क्यों? लालच के कारण, चीजों के कारण, संपत्ति के कारण, है ना। ये सब क्या है? इंसान की इच्छाएं ही तो है कि आज मेरे पास वैगनआर है, कल मुझे ऑडी चाहिए, है ना, फिर मेरे को आईफोन चाहिए, फिर मेरे को बंगला चाहिए, फिर मेरे को फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर इंसान की जो इच्छाएं हैं वो नेवर एंडिंग है, यानी कि कभी खत्म होने वाली ही नहीं है। और यही इच्छाएं इंसान के अंदर एक आग मौजूद करती है ना, एक फायर जलाती है कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए मैं कर लूंगा, एक गुस्सा जलाती है, राइट। तो इसीलिए फायर को कौन सा ह्यूमन इमोशन दे रखा है? डिजायर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सिमिलरली जो आइस है, आइस बोलते हैं ना कोल्ड हार्टेड, क्यों बोलते हैं? इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता, इसका दिल तो पत्थर का हो गया है ना। तो आइस रिप्रेजेंट करता है हेट्रेड को, नफरत को, है ना। कि आजकल इस पूरी दुनिया में लोग इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं है।
राइट तो उस चीज को यहाँ पर ये चीज रिफ्लेक्ट कर रही है, और ये दोनों ही कंपोनेंट सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग है, यानी कि अगर ये दोनों ही चीजें आपके अंदर है तो आप खुद को खुद ही खत्म कर लोगे, है ना। अगर आपके मन में डिजायर्स आ जाए तो उससे भी आप खुद ही बर्बाद हो जाओगे, और हेट्रेड आ जाए तो उसमें भी आप खुद ही मर जाओगे। तो दोनों ही कंपोनेंट्स सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग है। ये जो पोम है बहुत ही आर्टिस्टिकली लिखी गई है, बहुत ही अच्छे से लिखी गई है, बहुत ही दिमाग से लिखी गई है, एंड इसके अंदर जो एक आइडिया निकल कर आता है वो क्या है कि हम हमारी इमोशंस को कंट्रोल दे देते हैं हम पे रूल करने का, हम पे भारी होने का, है ना। तो हम क्या करते हैं, वी लेट आवर इमोशंस रूल अस एंड इफ डोंट कंट्रोल दे विल श्योरली डिस्ट्रॉय। और ऑब्वियसली अगर हम हमारी इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारी इमोशंस एक ऐसी चीज है जो सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, राइट। गुस्सा देख लो, अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया हम सब तबाह करने पे लग जाते हैं ना, बहुत ज्यादा लालच आ गया हम किसी भी हद तक जाने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम हमारे इमोशंस को हमारे ही ऊपर हावी होने देंगे तो चीजें बद से बदतर होती जाएंगी, ठीक है। डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस। सिमिलरली ही थिंक्स फायर एंड आइस बोथ आर जस्ट as competent in bringing the world to a catastrophic end। catastrophic मतलब बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, कि इन दोनों ही कंपोनेंट्स में बच्चों इतनी ज्यादा पावर है ना, इतना ज्यादा इनमें बेसिकली वो जुनून है कि ये जो वर्ल्ड है पूरा का पूरा एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एंड पे ये चीजें ला सकती हैं, ठीक है। फायर मतलब हमारे डिजायर्स, आइज मतलब हमारी हेट्रेड, इन दोनों ही कंपोनेंट्स में इतनी पावर है कि ये जो वर्ल्ड है बहुत बुरी तरीके से तबाह हो सकता है, ठीक है बच्चों। आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि कविता किस बारे में है ना, यहाँ से। और अब यहाँ से आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। मेरा रिमोट पता नहीं अपने आप चलना बंद कर देता है, क्या कर देता है। अब आगे चलते हैं बच्चों और पोम को लाइन बाय लाइन समझने की एक बारी कोशिश करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ये आपकी फर्स्ट स्टैंजा की लाइंस है। यहाँ पे आई कौन है, हमारा पोएट है, ठीक है। अब वो यहाँ पर क्या बोल रहा है पहले उसको समझते हैं, फिर आकर लाइन बाय लाइन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो पोएट बच्चों यहाँ पर बता रहा है कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं, यहाँ पे ये जो सम लिखा हुआ है ना, ये सम क्या है, ये पीपल है, ठीक है। लोगों में क्या चल रहा है, लोगों में एक डिबेट चल रहा है, लोगों में एक बहस चल रहा है, कॉन्ट्रडिक्टिंग आइडियाज चल रहे हैं। तो कुछ लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं कि देखो भाई इस दुनिया को तो खत्म होना ही है ना, ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है ना इसको तो डिस्ट्रॉय होना ही है। So someday this world would get destroyed. It will be either because of excessive heat or because of excessive cold. नहीं तो फायर की वजह से, नहीं तो कोल्डनेस आइस की वजह से, कहने का मतलब है नहीं तो डिजायर की वजह से, नहीं तो हेट्रेड की वजह से। इस दुनिया को एक ना एक दिन तो खत्म होना है, ये तो तय है, ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं फायर से होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं आइस से होगा, बट पोइट यहाँ पे बताता है कि जो मेरा अनुभव रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, I have understood that a strong desire can cause a lot of disturbance in the life of a person। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि पोएट किसके फेवर में है ना। दुनिया तो बोल रही है दो में डिवाइडेड है, यहाँ पे लिखा है ना सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो दो में दुनिया डिवाइडेड है। एक साइड पे बोल रहे हैं फायर में एंड होगा, एक साइड के लोग बोल रहे हैं आइज में होगा। बट फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, यहाँ पे टेस्टेड का मतलब क्या है, टेस्टेड का मतलब है बच्चों एक्सपीरियंस, अनुभव, ठीक है। अनुभव कि जो मैंने अनुभव किया है या जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके अनुसार पोएट बोल रहा है। अगर मैं बताऊं तो मैं किसके फेवर में हूं, किसकी तरफ हूं, जो लोग फायर बोल रहे हैं, यानी कि हमारा पोएट बोल रहा है दोनों से ही खत्म होगा, बट मैं किसके फेवर में हूं, फायर की तरफ हूं। और वो ऐसा क्यों बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि भाई हो सकता है पोएट की लाइफ में ऐसे कुछ अनुभव रहे हो जहां पर उसने अपनी आंखों से देखा हो कि लोग कैसे अपने डिजायर्स, अपनी इच्छाओं में आके पागल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो यही बोल रहे हैं कि कैसे एक डिजायर जो है वो इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस, हलचल क्रिएट कर देता है, और ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं फायर विद इन द पर्सन, के आदमी में लगी हुई आग, है ना। ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं फायर। Therefore I feel the world will end because of fire। इसलिए पोएट को लगता है कि ये जो वर्ल्ड है ये फायर की वजह से खत्म होगा। समझ में आई ये चार लाइन? आई होप दैट्स इजी, अभी तक क्लियर है। इसके पीछे का भी मैंने आपको मैसेज दे दिया है। आगे देखते हैं हमारा जो लास्ट स्टैंजा है वो क्या बोल रहा है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश। तो पेरिश का मतलब होता है, याद रखना आप लोग, टू डाई या फिर टू डिस्ट्रॉय, ठीक है। ओके, सो लिखा है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice। Now what is the meaning of suffice? Sufficient,
है ना। अगर हिंदी में बोले तो काफी। अब मैम इसका क्या मतलब है, इन लाइंस का क्या मतलब है, चलो एक बारी देखते हैं फिर वापस आएंगे। तो इन लाइंस में बोला गया है इफ द वर्ल्ड हैज टू गेट डिस्ट्रॉयड ट्वाइस। तो पोएट पहले तो बोल रहा है कि भाई देखो, दो टाइप के लोग हैं, एक बोल रहे फायर से खत्म होगा, एक आइस से खत्म होगा, बट मैं उनकी तरफ हूं जो फायर से बोल रहे खत्म होगा। पोइट बोलता है अगर इस दुनिया को 2 बार खत्म होना है, कि मान लो एक बार तो फायर से हो गया और फिर बच गया, तो जो भी बचा कुचा है अगर उसे भी खत्म होना है, तो पहले तो वो ऑब्वियसली लिखा हुआ है कि भाई फायर से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा किससे होगा, कोल्ड बिहेवियर से, ठीक है। ये जो इंसानों के अंदर एक हेट्रेड आ गया है, कोल्ड बिहेवियर आ गया। आजकल लोगों को लगता है ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो उन्हें लगता है ये बहुत कूल है। फर्क ना पड़ना इज द न्यू कूल ऑफ आवर जनरेशन, बट नो, that's not cool. That is your cold behavior towards the people, which is not so very cool, right? तो फर्क पड़ना चाहिए, ठीक है ना। आपको अगर आप दूसरे के प्रति काइंड होगे तभी तो आपको काइंडनेस मिलेगा। अब हम लोग बोलते हैं कि यार दुनिया ही ऐसी है, हम क्या, उस दुनिया में हम ही है ना। माना यार हमारे साथ बहुत बुरा होता है, माना कि अच्छे लोगों को ही सारी प्रॉब्लम्स मिलती हैं, बट अगर हम ही अच्छे लोगों ने अच्छा होना बंद कर दिया तो इस दुनिया में अच्छाई कहां से बचेगी, राइट। तो ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी। सो पोएट बोल रहे हैं कि भाई ये जो कोल्ड बिहेवियर है ना लोगों का एक दूसरे के प्रति, फर्क ना पड़ने वाला, ठीक है, ये भी काफी है, सफिशिएंट है, सफाइस है इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने के लिए। क्लियर। अगर हम लाइन बाय लाइन देखें तो एक बारी समझने की कोशिश करो। लिखा है इट, इट का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि यहाँ पे इट क्या है। याद रखना इट वर्ल्ड है, ठीक है। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत बार ये बात बताई थी, बहुत बार, और फिर भी आधे से ज्यादा बच्चे गलत करके आए थे। सो इट क्या है, इट वर्ल्ड है, वर्ल्ड। तो बोला गया है अगर इस वर्ल्ड को, पेरिश मतलब खत्म होना है, टॉयज मतलब दूसरी बार, 2 बार अगर इसको खत्म होना है। सो पोएट बोल रहे मुझे लगता है इतनी हेट्रेड को जानता हूं कि दुनिया में है, इतना कोल्ड बिहेवियर है लोगों का कि डिस्ट्रक्शन खत्म होने के लिए जो आइज है, आइज मतलब अगेन जो हेट्रेड है, जो कोल्ड बिहेवियर है, वो क्या है, वो सफाइज है, काफी है, यानी कि ये भी काफी है इस दुनिया को खत्म होने के। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर हमारी जो पोम है वो खत्म होती है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है, बट अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस पोम के बारे में पता होनी चाहिए, जो मैं आपको अभी करवाने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनते रहो, बिल्कुल भी बेटा लेक्चर को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने इस लेक्चर को अटेंड कर लिया बोर्ड के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे। इसके अलावा एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको इस पोम से रिलेटेड आनी चाहिए और नहीं आती होगी, ठीक है। सो सबसे पहले अब इसकी समरी देख लेते हैं एक बार, या इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल सकते हो, मैं समरी भी नहीं बोलूंगी इसको, है ना। आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल सकते हो कि अभी अभी हमने कविता पढ़ी, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ठीक है। चलो, सो द पोएट फील्स दैट दिस वर्ल्ड ऑफ आर्स, पोएट को क्या लग रहा है बच्चों कि ये जो हमारा वर्ल्ड है ना, ये भाई देखो एक ना एक दिन खत्म तो होगा, ठीक है, कि ये जो पूरी की पूरी दुनिया है ये खत्म तो होगी। जो चीज की शुरुआत हुई है, जिस युग का आगमन हुआ है, वो समाप्त भी होगा, बट ही इज नॉट वेरी क्लियर, बट उसे ये नहीं पता कि कब खत्म होगी। तो वो इस कंक्लूजन पे आता है, देखता है कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लोग क्या बोल रहे हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई फायर से खत्म होगी, कुछ लोग बोलते हैं आइस से खत्म होगी। तो ही सीम्स टू शो हिज एग्रीमेंट। तो वो किसके फेवर में है, वो फेवर में है बेसिकली उनके जो लोग फायर बोल रहे हैं। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, नोट्स बना लो अपने, फायर इज योर डिजायर, बार बार ही बोल रही हूं ताकि आप लोग भूलो ना, और आइज इज योर हेट्रेड, या फिर आप बोल सकते हो कोल्ड बिहेवियर ऑफ द पीपल, ठीक है। On the basis of what people think, poet believes that this world will come to an end by the two highly contrasting but powerful elements. तो जितने भी लोग बोलते हैं उसके बेसिस पे पोइट ने ये बोला है कि 2 कंपोनेंट्स हैं, कंट्रास्टिंग मतलब अपोजिट है आपस में, है ना। 2 कंपोनेंट्स एक दूसरे के अपोजिट है, फायर और आइस बिल्कुल अपोजिट है ना, आग और पानी बिल्कुल अपोजिट है, बट इन्हें इकट्ठा क्यों लाया गया, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि 2 कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स को इकट्ठा क्यों लाया गया, पावरफुल दिखाने के लिए कि ये दोनों भले ही अपोजिट है बट ये दोनों पावरफुल हैं, ठीक है। फायर और आइस पावरफुल है, और सिमिलर कैसे हैं कि दोनों में ही पावर है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की, इस प्रकार ही ये सिमिलर है, इस प्रकार इनमें समानता है। इधर फायर और आइस और बोथ विल बी द कॉज ऑफ द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कि नहीं तो फायर से खत्म होगा, नहीं तो आइस से खत्म होगा, या फिर दोनों ही जो चीजें हैं फायर और आइस, उन दोनों से मिलाकर ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। फिर जो पोएट है वो क्या करते हैं, इन दोनों को ही ह्यूमन इमोशन से कंपेयर करते हैं, ह्यूमन इमोशन से तोलते हैं।
तो फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है वो अपना एग्रीमेंट दिखाते हैं, एग्री करते हैं, है ना, हामी भरते हैं उन लोगों के साथ जिनका मानना है कि फायर से ये दुनिया खत्म होगी, यानी कि लोगों की जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स है, उससे ये दुनिया खत्म होगी। ठीक है, तो वो फायर को लिंक कर देते हैं ह्यूमन इमोशंस, है ना। कौन सा ह्यूमन इमोशन? डिजायर या पैशन। डिजायर मतलब इच्छाएं, आपकी विशेस। ठीक है, द अनकंट्रोल्ड फायर ऑफ पैशन के, ये जो हमारे अंदर आग है ना, हमारी इच्छाओं को पूरा करने की, बच्चों आग होनी चाहिए, है ना, इच्छाएं भी होनी चाहिए, हमें पूरा भी करना चाहिए, बट इतना ज्यादा उसको हावी नहीं होने देना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम तो करेंगे, कि हम गलत राह पे चले जाए, ये हमें नहीं करना। So the uncontrolled fire of passion and desire may lead us to the end of the world. Then the poet comes to the second alternative. Alternative मतलब ऑप्शन। उसके बाद वो सेकंड ऑप्शन पे आते हैं कि अब दूसरा टाइप क्या है, कैसे वर्ल्ड इससे भी खत्म हो सकता है। सो वो बोलते हैं आइस, आइस से भी हमारा वर्ल्ड खत्म हो सकता है। और ह्यूमन इमोशन में उन्होंने आइस को क्या दिया है? हेट्रेड, है ना, मतलब कोल्ड हार्टेड, बिल्कुल फर्क ना पड़ने वाला एटीट्यूड। सो कूल एंड कैलकुलेटेड आइजी रीजनिंग कैन लीड टू हेट। अब जब आप बोलते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब आप बिल्कुल अपने दिल को बंद कर देते हो, बिल्कुल आपको कोई मर रहा है फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में, दिल में हेट्रेड भी आने लगता है, और वो हेट्रेड काफी है बच्चों इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पोएट बोलते हैं उन्होंने खुद ये चीजें एक्सपीरियंस करी हैं। ठीक है, ही हैज एक्सपीरियंस्ड इनफ ऑफ हेट। उन्होंने बोला है कि मैंने खुद ने, मेरी लाइफ का जो अनुभव रहा है वो एक्सपीरियंस किया है कि कैसे लोग एकदम से दूसरों के प्रति हीन भावना ले आते हैं और फिर सारी चीजें तबाह होने लगती हैं। सो एंड में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है यहाँ पर, वो एग्री करते हैं दैट इट डजंट मैटर वेदर इट इज फायर और आइस, यहाँ पे बोथ होगा, बोथ कैन कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, के फर्क नहीं पड़ता फायर है या आइस है, दोनों में ही क्षमता है कि वो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है। आइज और हेट बॉर्न आउट ऑफ कोल्ड रीजनिंग इज क्वाइट सफिशिएंट। लास्ट में वो ये भी बोलते हैं कि भले ही मैं किसकी तरफ हूं, भले ही भैया मैं फायर की तरफ हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे ज्यादा रहा है, भले ही मैं इसकी तरफ हूं, बट वो बोलते हैं कि जो भी बच जाएगा तो उसके लिए आइज भी काफी होगा, हेट्रेड भी सफिशिएंट होगा, सफाइस होगा इस दुनिया को खत्म करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारी पोम पूरी समाप्त होती है। अब हम लोग चल देंगे इसकी पोएटिक डिवाइसेस पे। पोएटिक डिवाइसेस क्या होता है? वैसे तो अगर आप मुझसे पढ़ रखे हो तो मैंने आपके दिमाग में डाल रखी है एक एक पोएटिक डिवाइस, है ना। मुझे इतना तो पता है कि पिछले 1.5-2 साल से मैं आपको पोएटिक डिवाइस जरूर करना बता रही हूँ। एक स्पेशल लेक्चर भी इस चैनल पे भी मैं डाल दूंगी पोएटिक डिवाइसेस का। पोएटिक डिवाइसेस बच्चों बोर्ड एग्जाम में बहुत जरूरी, यहाँ इंग्लिश में बहुत जरूरी होती है यार, 9, 10, 11, 12 हर जगह तुम्हारी पोएटिक डिवाइसेस कविताओं में इस्तेमाल होती है, जैसे अलंकार होते हैं ना, बिल्कुल वैसे बहुत जरूरी होती है, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ पोएटिक इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस इस कविता की मैं आपको बता देती हूँ। सो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर है एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन क्या होता है? मान लो एक लाइन आपको दे रखी है, अब उस लाइन में कुछ वर्ड्स होंगे, वर्ड्स में कुछ स्टार्टिंग का जो लेटर होगा, है ना, यहाँ पे क्या है? रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट। तो स्टार्टिंग का जो लेटर होगा, जो कॉन्सोनेंट साउंड होगा, अगर वो बार बार आ रहा है तो वो एलिट्रेशन है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाकर लाती हूँ, आ जाओ पोम पे, आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अब अगर आप इसकी फर्स्ट लाइन देखते हो बेटा जी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एस और एस रिपीट हो रहा है ना, सम से में आगे। अब मैं बोल रही हूँ एक लाइन में अगर एक लाइन में आपके स्टार्टिंग का जो साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, वो रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन। ऐसे ही आप देखो डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, ये भी वर्ल्ड विल में भी एलिट्रेशन है, नीचे भी एलिट्रेशन है, राइट। तो जब भी एक लाइन में स्टार्टिंग का कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो तो वो क्या होगा? एलिट्रेशन। और ऐसे आपको भरपूर एग्जाम्पल मिल जाएंगे। यहाँ देखो फेवर फायर में भी है, ये बहुत ही कॉमन पोएटिक डिवाइस है और इसके आपको भरपूर एग्जाम्पल्स हर कविता में देखने मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, पर्सोनिफिकेशन। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब भी हम ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं किसी नॉन ह्यूमन को या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को। अगर आप कभी गाड़ी से ट्रैवल किया आपने, जब भी आपकी गाड़ी आगे जाती है तो आपको लगता है कि पेड़ पीछे की साइड भाग रहे हैं, है ना, तो क्या एक्चुअल में पेड़ भागते हैं? नहीं, बट जब हमने बोल दिया पेड़ भाग रहे हैं, तो हमने भागना किसकी क्वालिटी है? हम ह्यूमंस की, तो हमने अपनी क्वालिटी किसको दे दी? पेड़ों को दे दी। वो हो गया पर्सोनिफिकेशन।
ठीक है, तो जब भी हम ह्यूमंस की, हम इंसानों की क्वालिटी किसको दे देते हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को दे देते हैं, वो हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो इस कविता में आप देखोगे फायर और आइस दोनों को ही ह्यूमन इमोशंस दे रखे हैं कि नहीं, दोनों को ही बोल रखा है कि ये कैपेबल है क्या करने के, डिस्ट्रक्शन करने के, है ना, कैपेबल है डिस्ट्रॉय करने के। तो यहाँ पे पोएट ने क्या किया, पर्सोनिफाई किया है फायर और आइस को। कैसे किया है पर्सोनिफाई, क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो आप बोलोगे बाय गिविंग देम माइंड एंड पावर टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग, है ना। फायर को डिजायर बोला है और आइस को इसने हेट्रेड बोला है, राइट। सो दोनों को ही पावर दिया है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का। तो हेंस दिस इज पर्सोनिफिकेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस ऑफ दिस पोएम। नेक्स्ट इज एन्जैबमेंट। वैसे इस कविता में और भी पोएटिक डिवाइसेस है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ अभी। एन्जैबमेंट क्या होता है, नाम से मत डरना, स्पेलिंग याद कर लेना। हिंदी मीडियम वाले बच्चों तुम नाम से बहुत डर जाते हो, नाम से नहीं डरना, ठीक है। स्पेलिंग याद कर लो इसकी, बहुत ही आसान है ये। क्या है ये, देखो मैं बताती हूँ। मान लो ये भूल जाओ क्या लिखा है, ठीक है। मान लो यहां से लाइन शुरू हो रही है, ठीक है। मान लो मैं कविता लिख रही हूँ, मेरी लाइन शुरू हो रही है, मैंने कुछ लिखा, अब मैंने यहां पर अपनी बात खत्म नहीं करी और यहां नीचे से कंटिन्यू करना शुरू कर दिया, नेक्स्ट लाइन में लिखना शुरू कर दिया, और यहाँ ऊपर मैंने कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं डाला, ना तो मैंने कॉमा डाला, ना मैंने फुल स्टॉप डाला, कुछ भी नहीं डाला, इसे बोलेंगे एन्जैबमेंट। यानी कि एक बात जो ऊपर से शुरू हुई है वो खत्म नहीं हुई, वो नीचे कंटिन्यू हो गई और ऊपर मैंने कोई भी पंक्चुएशन मार्क को नहीं डाला, तो उसे अपन बोलेंगे एन्जैबमेंट। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द थॉट और क्लॉज दैट डज नॉट केम टू एन एंड, कि वो खत्म नहीं हुई है, रेदर वो कहाँ चली गई है, नेक्स्ट लाइन में चली गई है। एग्जाम्पल देखो, पीछे चलो एक बारी, यहां पर देखो एग्जाम्पल, ये थर्ड वाली लाइन देखो, पढ़ो इसको। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, क्या ये लाइन खत्म हुई, क्या मेरी बात खत्म हुई, नहीं, अभी ये बात आगे कंटिन्यू हो रही है बट नीचे हो रही है, और यहाँ ऊपर कोई पंक्चुएशन मार्क है ही नहीं, राइट। तो इसलिए ये क्या हो गया, एन्जैबमेंट हो गया। ठीक है बच्चों, सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। अभी इसके हम लोग फटाक से कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर्स याद कर लेना। पूरी पोम मैंने आपको करा दी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम क्या है। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता राइमिंग स्कीम क्या होता है, मैं उन्हें दोबारा से समझा दूंगा। राइमिंग स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, कैट, कैट के साथ क्या राइम कर रहा है, बैट, मैट, सैट, राइट, ये सब क्या कर रहे हैं, आपस में राइम कर रहे हैं, है ना। पेन, टेन, मेन, राइट, ये सब राइम कर रहे हैं। तो हमें ऐसी ही वर्ड्स को पोम में से ढूंढना होता है। जैसे कि देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ, कोई भी राइमिंग स्कीम ढूंढने बोले बहुत ही आसान है, बच्चों का खेल है। ठीक है, अब देखो आपको राइमिंग स्कीम ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मैं बताती हूँ आपको। जो भी लास्ट वर्ड है ना आपकी लाइन का, उसे आप सर्कल कर लो, लास्ट वर्ड को। ठीक है, यहाँ पर लास्ट वर्ड है डिजायर, यहाँ पे लास्ट वर्ड है फायर। अब क्या करना है मैम, अब आप फायर को ए दे दो, क्योंकि ए से ही तो एबीसीडी शुरू होती है, ए दे दो। अब आप देखो कि फायर के जो नीचे वाला वर्ड है क्या वो राइम कर रहा है, फायर आइस, फायर आइस। मैम राइम तो नहीं कर रहा, राइम कर रहा है कहीं से बताओ, जैसे कैट बैट आपस में राइम कर रहा है ना। तो फायर आइस कहीं से राइम कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये आप बोल दोगे बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिजायर, फायर डिजायर, फायर डिजायर, मैम राइम तो कर रहा है ना, आइस के साथ राइम नहीं कर रहा। मतलब आपको देखना है कि नीचे वाला वर्ड ऊपर किस में से राइम कर रहा है। अब ये फायर के साथ कर रहा है, फायर को ए था तो यहाँ भी ए कर दो। ठीक है, और अब देखो फिर से फायर है तो ए, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी ए। खोज लिया आपने, बहुत आसान था। अब नेक्स्ट की खोजो, देखो इसकी देखो, ट्वाइस, ये किसके साथ राइम कर रहा है, क्या ये पीछे किसी के साथ राइम कर रहा है, जल्दी से बताओ इन द कमेंट सेक्शन, क्या ये पीछे किसी के भी साथ राइम कर रहा है। हाँ जी मैम, आइस के साथ कर रहा है। ठीक है, तो आइस को बी दिया था तो इसको भी बी दे दो। अब आगे हेट, हेट तो किसी के साथ राइम नहीं कर रहा, ना फायर के साथ ना आइस के साथ, तो इसे हम क्या देंगे, बी के बाद सी आता है। नेक्स्ट देखो फिर से आइस है तो टॉयज के साथ राइम कर रहा है तो बी। फिर से आगे देखो ग्रेट, ग्रेट तो मैम हेट के साथ कर रहा है, ठीक है, तो इसको भी सी। सफाई आइस के साथ कर रहा है, बी। तो क्या हो गया इसका, शुरू से बताओ, बी सी बी सी बी, राइट। तो ये हो गई आपकी पूरी कविता की राइमिंग स्कीम। जो राइम कर रहा है उसे हमें सेम सेम लेटर्स असाइन करने हैं। क्लियर एवरीवन, चलो जी नेक्स्ट देखो,
लिखा है हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज। तो राइमिंग स्कीम ने हमारी किस प्रकार मदद करी है कविता के अंदर से अपोजिट आइडियाज को लेकर आने में। सो आप बोलोगे पोएट ने बहुत ही सुंदर तरीके से राइमिंग का इस्तेमाल करा है टू ब्रिंग द कंट्रास्टिंग यानी कि अपोजिट आइडियाज, विलोम आइडियाज निकाल के लाने के लिए। उसने क्या करे हैं, दो ग्रुप के आइडिया हमें बताए हैं जिनका मानना है कि ये जो वर्ल्ड है वो क्या होगा, एक एंड यानी कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ईदर एज अ रिजल्ट ऑफ फायर और आइस। और हाँ जी, इन्हें याद करना है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछेंगे मैम ये याद करना है, समझ तो आ गया। याद करना है बेटा, तभी लिखकर आ पाओगे, अपने से नहीं सोच लेना हमें, ठीक है। सो भाई नहीं तो फायर से खत्म होगा, नहीं तो आइस से। साइड बाय साइड हमारे पोएट ने ये भी डिस्क्राइब किया है कि भाई ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है किसके, ऑफ डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस, है ना। ह्यूमन इमोशंस मतलब जो हमारी भावनाएं हैं, डिजायर्स और हेट्रेड के साथ इसे तोड़ा है और इन्हें विनाशकारी बोला है। ये जो फायर और आइज है ना, ये जो दो कंपोनेंट हैं, ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी ह्यूमन इंसानों की भावनाओं के साथ इनको जोड़ा है, डिजायर और हेट्रेड बोला है, ठीक है। जैसे हमारे फेरी डिजायर्स मतलब एकदम फायर की तरह होते हैं हमारे डिजायर्स, हमारी इच्छाएं कि कुछ भी हो जाए हमें चाहिए, और आइज को हेट्रेड बोला है, राइट। ये क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है एक इंडिविजुअल को, एक इंसान को इस कदर ही अंदर से खत्म कर सकता है कि दोबारा रिपेयर नहीं हो सकता इंसान। तो फायर और आइस क्या करते हैं, इंसान को बिल्कुल एंड तक लेकर जाते हैं, इस वर्ल्ड को बिल्कुल एंड तक लेकर जाते हैं, जहां पर गड़बड़ी होना, केओस होना शुरू हो जाता है, और उस सबके बाद क्या होता है, विपत्ति आ जाती है, डिजास्टर हो जाता है, वर्ल्ड खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा जी। अब इसके क्वेश्चंस, इसके आंसर्स आप लोग मुझे दोगे, इसके आंसर्स हैं भी पीछे, ठीक है। व्हाट इज द पोएट्स ओपिनियन ऑफ द वर्ल्ड इन दीज लाइन्स। अब यहाँ पर देखो बोला है पोएट का क्या ओपिनियन है, वो क्या बोल रहा है ना। तो यहाँ पर आप देखो, आई मतलब मैंने आपको बताया था पोएट है, बोल रहा है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो पोएट का ओपिनियन हमें क्लियरली पता चल गया कि पोएट उनकी तरफ है ज्यादा, जो बोल रहे हैं कि ये वर्ल्ड फायर से खत्म होगा। तो आप एक तो बोर्ड के एग्जाम में पूरा लिख कर आओगे, वन वर्ड नहीं लिख कर आना, ठीक है बेटा। एग्जामिनर में दिमाग है, वो पागल नहीं है, उसको पता है आप लोग 10वीं में हो, ठीक है, आप लोग दूसरी में या 2 साल के बच्चे नहीं हो जो आप वन वर्ड लिख कर आओगे, तो पूरा लिख कर आना है। इन द पोएट्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ठीक है। आगे आ जाओ। व्हाट इज द पोएट्स ओपिनियन अबाउट द वर्ल्ड। अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट करके क्यों दिया है, यहाँ पर मैं आपको ये प्रूफ ये समझाना चाहती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन को घुमा के दे देते हैं, एक ही क्वेश्चन को रिपीट करके दे देते हैं ये लोग तुम्हें, ठीक है। तो तुम लोगों को क्या करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, और अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, द आंसर इज सी। नेक्स्ट, कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन क्या है। अब कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है, अपोजिट, ठीक है। अब अपोजिट ओपिनियन क्या है कि कुछ लोग बोल रहे हैं फायर से खत्म होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं आइस, यही है कॉन्ट्राडिक्टरी। देखो, द कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन ऑफ द पब्लिक इज द डिबेट, यानी कि जो बहस चल रही है कि ये जो वर्ल्ड है वो फायर से खत्म होगा या आइस से। नेक्स्ट, हाउ आर आइस एंड फायर सिमिलर टू ईच अदर दो दे हैव कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेट्स। ये मैंने आपको पोम पढ़ाते पढ़ाते भी बताया था दैट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई फायर और आइस एक समान कैसे दिखाए गए हैं, सिमिलर कैसे दिखाए गए हैं, एक साथ क्यों लिए गए हैं इस कविता में, जबकि दोनों के तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी यानी बहुत अपोजिट ट्रेट्स है ना। फायर जला देती है, आइस बुझा देती है, दोनों अपोजिट है, एक साथ क्यों लिए गए हैं। सो बोथ फायर एंड आइस आर सिमिलर। क्यों है इनमें समानता, क्योंकि बोथ ऑफ देम, दोनों में ही क्या है, कैपेबिलिटी है डिस्ट्रॉय करने की, इस दुनिया में डिस्ट्रक्शन के लिए उन दोनों को साथ में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा जी। लिखा है यहाँ पे सेकंड स्टैंजा है, व्हाट डज इट रेफर। अब मैंने आपको ये जब मैं पोम पढ़ा रही थी तभी बताया था कि ये इट क्या है, ये इट है वर्ल्ड, इट रेफर्स टू द वर्ल्ड। व्हाट डू यू मीन बाय पेरिश, ये भी मैंने आपको पोम में ही बताया था कि पेरिश का मतलब होता है टू डाई और टू बी डिस्ट्रॉयड। व्हाट डज आई स्टैंड फॉर, तो आइस का क्या मतलब है यहाँ पर, आइस किसके लिए स्टैंड कर रहा है, हेट्रेड के लिए स्टैंड कर रहा है, कोल्डनेस के लिए स्टैंड कर रहा है ना। यहाँ पे आप इनसेंसिटिविटी भी लिख सकते हो, उसके लिए भी स्टैंड कर रहा है। What would be the cause of destruction, डिस्ट्रक्शन क्यों होगा, तो आप लिखोगे आइस और फायर वुड बी द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऊपर स्टैंजा देने का मतलब ये नहीं है कि आपको आंसर भी यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। आपको पोम की डीप
एनालिसिस होनी चाहिए। एंड आई थिंक ये लेक्चर देखने के बाद डीपली समझ आ जाएगी, क्योंकि एक ही बात को जब टीचर बार बार बताता है तो बच्चे के दिमाग में वो चीज चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों। चलो, तो यहाँ पे है हाउ कैन फायर डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। जो फायर है वो इस वर्ल्ड को किस प्रकार से डिस्ट्रॉय कर सकता है। देखो, फायर सिंबलाइजेस पैशन और हेट्रेड, राइट, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, आप यहाँ पर डिजायर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, इट लेट्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपने डिजायर्स है, इच्छाएं हैं जो आप पे हावी हो गई, तो आपकी लड़ाइयां भी होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, राइट। एंड अल्टीमेटली अंदर से आप कुछ ऐसा कर दोगे जिससे ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मतलब आप ही खत्म हो जाओगे, राइट। और वर्ल्ड क्यों बोला गया यहाँ पे कि ये समाज खत्म हो जाएगा, सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो फायर रिप्रेजेंट करता है डिजायर को, जो बहुत ही ज्यादा, जिसमें पावर है हमारे ऊपर हावी होने की, जो बहुत ही ज्यादा कंज्यूमिंग है, यानी कि हमें खा जाएगा, हमें निगल जाएगा, राइट। हमेशा मोर, हमेशा ज्यादा की चाह हमारे मन में ये चीज डालता है। एंड आइज रिप्रेजेंट करता है हेट्रेड को, जो बहुत ही कोल्ड और इनसेंसिटिव होती है। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। और भी क्वेश्चंस हैं इसके जो मैं आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है, बट उसकी एक कंबाइंड वीडियो आएगी जब मैं आपको क्लास 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से वीडियो दूंगी। अभी के लिए आपका होमवर्क यही है, स्लाइड्स में भेज दूंगी कि फायर एंड आइज वन शॉट एक बारी ढंग से देखो और जितने क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं उसे आप लोग याद कर लो। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा यार, कमेंट करके जरूर जाना। आपको एक बात बताऊं, मतलब जब भी चैनल नया होता है ना, भले ही मैं 2 साल से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ऑनलाइन ही पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को पता ही है कि कहाँ पढ़ा कर आई हूँ, है ना, बहुत ही बड़ा किया चैनल को, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। बट अभी जब मैं यहाँ पर 0 से शुरू कर रही हूँ ना, तो अभी मुझे सेम अमाउंट ऑफ नर्वसनेस हो रहा है खड़े होकर, जबकि कैमरा एक ऐसी चीज है जिससे मैं बिल्कुल भी मतलब नर्वस नहीं होती हूँ, मतलब मैं एकदम फ्रैंक हो चुकी हूँ, है ना। बट अभी आज भी मैं जब अब पढ़ा रही हूँ ना, तो मेरे को ऐसा हो रहा है कि यार बच्चे पसंद करेंगे कि नहीं, मतलब एक नई टीचर वाली फील आ रही है मेरे को, जबकि मुझे ऑलरेडी यूट्यूब पर हो गया काफी टाइम। तो बस पॉइंट इतना सा है कि यार अगर लेक्चर अच्छा लगा हो सो डू शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू, एंड अपने दोस्तों को भी बताना, सो दैट जब मैं इस साल फरवरी में तुम लोगों की मैराथन ले रही हूँ ना, तो पिछले साल अगर 20,000 बच्चा आया था तो इस साल 40,000 बच्चा आए। ठीक है, बस इतना प्यार मुझे तुम लोगों से चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग द लेक्चर एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। ऑल्सो भूलना मत, कल मैं लाइव आ रही हूँ वेंसडे को 8 बजे रात में आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके, सो अटेंड करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।